हेलो एवरीवन। आप में से जो भी लोग ना किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है। चाहे वो वनडे एग्जाम हो यानी कि एसएससी बैंकिंग या फिर यूपीएससी जैसा एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस, ऐसा कोई भी एग्जाम हो ना, ये वीडियो आप ही के लोगों के लिए होने वाली है कि जो भी एग्जाम्स होते हैं उनका पैटर्न कैसे होता है। अगर हम लोग ना आज के आप सभी लोग कोई ना कोई जो भी लोग स्टेट में अपनी पोस्टिंग चाहते हैं कि हम अपने रीजनल स्टेट में रह जाए या फिर जिस स्टेट से हम हैं उसी स्टेट में हम लोग रह जाए, तो उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट एग्जाम्स को प्रेफर करते हैं और स्टेट एग्जाम की वैकेंसी को फिल करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उनको चांसेस ये मिल जाए कि सर 300 400 500 किलोमीटर हो लेकिन वो अपने स्टेट के अंदर ही रहे। इसलिए वो स्टेट पीसीएस या फिर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं। लेकिन जो लोग ऑल इंडिया पैन पे कंफर्टेबल होते हैं कि हम ऑल इंडिया कहीं भी जॉब कर सकते हैं, वो ऑल इंडिया लेवल पे जॉब करने को रेडी होते हैं और इसलिए वो कहीं पर भी पोस्टिंग लेने के रेडी होते हैं, इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़े एग्जाम यानी कि यूपीएससी के बारे में और एसएससी के बारे में। और दूसरा जो एग्जाम है दोस्तों बैंकिंग, लेकिन बैंकिंग का देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं है, आपको पैन इंडिया एग्जाम होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं है। तो आप तो वनडे एग्जाम यानी कि एसएससी और बैंकिंग, इसके बारे में बात करता हूँ सबसे पहले। और आज की जो बात होने वाली है वो होने वाली है बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में। आप लोग सोचेंगे बैंकिंग एग्जाम्स का क्या होता है, कैसा पैटर्न होता है, क्या मैं बैंकिंग एग्जाम के साथ रेलवे की या यूपीएससी की या एसएससी की तैयारी कर सकता हूँ। जो भी न्यू कमर्स है उनके लिए नहीं दोस्तों, आप बैंकिंग एग्जाम के साथ किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना 50-50% दोनों एग्जाम्स को दे रहे हैं या फिर डाइवर्ट कर रहे हैं अपने आपको 60-40 देके 70-30 देके। इसमें आपके चांसेस जो होंगे ना बहुत कम होने वाले, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम जो होते हैं ना उनका पैटर्न बाकी एग्जाम से बहुत ज़्यादा अलग होता है। आई मीन बहुत ज़्यादा अलग मतलब लिटरली बहुत अलग होता है पैटर्न, ठीक है। आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करने के बाद में आप किसी भी एनआईएससीएल का एग्जाम निकाल सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम निकाल सकते हो, या तो फिर आप नाबार्ड के, या तो फिर आप किसी के भी एग्जाम निकाल सकते हो, बट वही सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथोराइज नहीं है, यानी कि जो आपका लेटर आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं आएगा। ये जो लेटर आपका आने वाला है ये उस पर्टिकुलर कंपनी या फर्म का आने वाला है। तो ये बात हो गई आप लोगों की गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है या फिर इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। तो अब तैयारी कैसे करी जाए? अगर तैयारी करने की बात करूं तो तैयारी करने के ऊपर दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि इन सेक्टर्स के जो एग्जाम्स होते हैं, यानी कि बैंकिंग सेक्टर्स के, इनका एक लेवल ना बहुत ऊपर होता है। यानी कि इनकी जो मैथ्स होती है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, इनकी जो रीजनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, इंग्लिश इनकी बहुत ज़्यादा एडवांस होती है एज कम्पेयर टू एसएससी। एसएससी बैंकिंग की रीजनिंग का 10% होती है दोस्तों। तो अगर आपने बैंकिंग की इंग्लिश तैयार कर ली है और रीजनिंग तैयार कर ली है ना, तो आप एसएससी की रीजनिंग और इंग्लिश आराम से कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जो कि होता है, हाँ एसएससी का मैथ्स जो है वो बैंकिंग के मैथ्स से बहुत अलग होता है, तो इसलिए हम मैथ्स को अलग रखते हैं इस पार्ट के अंदर। तो आपको अगर बैंकिंग की तैयारी करनी है यानी कि आपको नाबार्ड का या आरबीआई का एग्जाम निकालना है, बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का होता है। ये एक ऑफिसर लेवल पोस्ट होती है, बहुत अच्छी और बहुत रेप्यूटेड पोस्ट होती है और बहुत कम इसके जो वैकेंसी निकलती है बहुत कम निकलती है। इसलिए आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आपको आरबीआई की तैयारी करनी है नाबार्ड की। और ऐसे नाबार्ड का भी ऑफिसर लेवल पोस्ट आती है। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन जो पैटर्न होता है वो सेम टू सेम आपका बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बेस होता है। अब बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है दोस्तों वो होता है एसबीआई पीओ। फुल प्रेशर वाली जॉब है और जो एग्जाम है वो भी बहुत हाई होता है, बहुत ऊपर लेवल का होता है, बहुत कम हो जाती है इसकी कट ऑफ, क्योंकि पैटर्न ही ऐसा होता है कि आप लोग क्रैक नहीं कर पाओगे। कई सारे लोग क्रैक नहीं कर पाते, उसके बाद इंटरव्यू है, फिर जीडी है। तो हर एक स्टेज में ना आप लोगों को जो है ना निकालने की तैयारी उनकी पूरी की पूरी रहती है। एसबीआई के पैटर्न के बाद ही आईबीपीएस पीओ अपना पैटर्न तैयार करते हैं कि मुझे कैसा पेपर का पैटर्न बनाना है, कैसे पेपर सेट करना है और कैसे बच्चों को सर्व करना है उसके हिसाब से। सबसे कम लेवल की बात की जाए तो आरआरबी क्लर्क यानी रीजनल रूरल बैंक, इसके थ्रू आप लोगों को रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में पोस्टिंग होती है। आप शहरों में नहीं रहते, गाँव के जमीनी लेवल से जुड़े आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर ध्यान देना होता है ताकि बैंकिंग सेक्टर हर तरह के लोगों तक पहुंच सके, इसलिए गांव में आपकी पोस्टिंग होती है। आरबीआई क्लर्क सबसे छोटा और सबसे सस्ता एग्जाम होता है, कहने के अगर टर्म उसमें देखा जाए कि आपको कितनी मेहनत उसके लिए करनी है। 80 नंबर का पेपर होता है और कट ऑफ जो चीज़ आती है 75, 76, 77 एज पर टू स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि स्टेट के हिसाब से कितनी कट ऑफ उसकी जानी है। आपको पता लगे आरआरबी क्लर्क के बारे में। अब आरआरबी क्लर्क के जितना ही सिमिलर एग्जाम होता है दोस्तों असिस्टेंट लेवल का, चाहे वो आरबीआई असिस्टेंट हो चाहे आपका एनएससीआई असिस्टेंट हो, कोई सा असिस्टेंट हो, इन दोनों का लेवल बिल्कुल सेम रहता है। यानी कि कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, 100 में से 95, 96, 97, 98 तक जा सकती है कट ऑफ इसकी। ये बात आपको समझ आ गई। इसके ऊपर बात की जाए तो होता है उसके ऊपर बात आता है क्लर्क लेवल के एग्जाम की बात है। इसका पैटर्न थोड़ा बीच का होता है, यानी कि एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, और इसी के लेवल के बराबर होता है आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ बस इससे थोड़ा सा ऊपर होता है क्लर्क लेवल से, लेकिन पैटर्न सेम रहता है और जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो बहुत सेम होता है इसका। आरआरबी पीओ आपका आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ के लेवल का बिल्कुल भी नहीं होता, उसका लेवल फिर भी क्लर्क लेवल से मैच करता है, क्योंकि उनको एट द एंड ना आपको गाँव में पोस्टिंग देनी है, तो उसके हिसाब से वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब समझ आ गया। आरआरबी क्लर्क का पैटर्न क्या होता है, उसमें पेपर कैसा आता है, 80 मार्क्स का होता है, 40 रीजनिंग और 40 इंग्लिश की, जिसमें आपको फुल एक्यूरेसी और फुल स्पीड के साथ आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है प्री का। मेंस में फिर से इंग्लिश सब्जेक्ट जुड़ जाता है कंप्यूटर के साथ में, तो वो सब बात की बात है, जीएस पार्ट जिसमें जुड़ता है, तो वो सब आपको पता है। अगर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करो तो पैटर्न क्या है उसके बारे में आप अवेयर हो। अब बात करते हैं दोस्तों पीओ लेवल की।
पीओ लेवल में आप सबको पता है कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ सबसे बड़े एग्जाम है, जो भी उसके अलावा कोई पीओ लेवल का एग्जाम ही है। बाकी जो आपके आरबीआई ऑफिसर के है, नाबार्ड ऑफिसर के, वो सब अलग एग्जाम है, उन सबको अलग रखते हैं। अभी बात करते हैं इन दोनों एग्जाम्स के बारे में। ये दोनों एग्जाम तो दोस्तों बहुत ऊपर का लेवल होता है। अगर बात की जाए तो इंश्योरेंस सेक्टर की एओ की, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात आती है, उसका लेवल भी ऑलमोस्ट इन दोनों एग्जाम से सेम ही रहता है। तो अगर इनकी बात की जाए तो इनका लेवल बहुत ऊपर होता है, जिसमें से डिफिकल्टी लेवल एसबीआई पीओ का सबसे ज्यादा होता है। अब मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको तैयारी करनी है तो किसके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, तो आप तैयारी करो दोस्तों एसबीआई पीओ के हिसाब से। एसबीआई पीओ को टारगेट मान के चलो, उसके हिसाब से तैयारी करो, ताकि अगर आपका पैटर्न आपने बेंचमार्क यहाँ सेट किया है ना, तो उसके बाद अगर आप यहाँ नीचे आ रहे हो तो आप कम से कम कोई क्लर्क का आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क या आरआरबी पीओ कोई सा कोई एग्जाम आप क्रैक कर लो आराम से, आपको जॉब मिल जाएगी। ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या करते हैं, ज़्यादातर एस्पिरेंट ये करते हैं कि वो ना क्लर्क को अपना लेवल मान लेते हैं कि हम क्लर्क लेवल की प्रिपरेशन करेंगे और एटलीस्ट हमको आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क तो मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्तों, ऐसा नहीं होता। अगर आप बिल्कुल एकदम हाई लेवल एग्जाम को अपना टारगेट मान के चलोगे तो आप नीचे का एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। पैटर्न चाहे भले ही सेम हो, लेकिन डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ट्राई करो कि मुझे नीचे के लेवल से तैयारी नहीं करनी है, मुझे सबसे ऊपर की तैयारी करनी है, ताकि मुझे एटलीस्ट आईबीपीएस पीओ या फिर आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क मिल जाए। क्योंकि आजकल के टाइम में क्या हो गया है, वैकेंसीज कम है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। कोई मुश्किल से कोई भी ऐसा कोई केस होगा तो कट ऑफ कम जाती होगी। जैसे इस साल कट ऑफ कम चल गई एसबीआई क्लर्क प्री की, वो बात अलग है, लेकिन हर बार कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, 85, 86, 88 मार्क्स जाती है। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप अगर पीओ लेवल के हिसाब से तैयारी करोगे, अपने बेसिक्स को अच्छे से तैयार करोगे, उस पर ध्यान दोगे और फिर स्पीड के ऊपर एक्यूरेसी ले आओगे ना, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आज तो दोस्तों फिर आने की बात की है मैंने बैंकिंग सेक्टर की। अब अगली बार जो बात होगी वो आपके एसएससी के बारे में या फिर यूपीएससी के बारे में, जो लोग उनकी तैयारी करना चाहते हैं, बेसिकली जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं ना, मैं उनको बताता रहूँगा स्टेट पीसीएस के बारे में भी या फिर स्टेट लेवल एग्जाम के बारे में भी। तो अगर आपको सही लगे तो आप इसको टेक्निक को फॉलो करिए। टारगेट हमेशा ये रखिए, कभी भी ये टारगेट मत रखिए। अगर ये टारगेट रखेंगे ना तो इसके नीचे कुछ नहीं और आप हमेशा इसके नीचे रहेंगे। ये टारगेट रखोगे तो नीचे इतने सारे स्टेप्स है, कहीं ना कहीं आके आप स्टैंड कर ही जाओगे। इसलिए बाकी जैसे आपकी तैयारी चल रही है बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो तैयारी नहीं कर रहे हो, जो सोच रहे तैयारी कर, उनको भी बेस्ट ऑफ लक। एक बार पैटर्न समझो, पेपर का पैटर्न क्या है और क्या डिमांड है, उसके हिसाब से इस रेस में कूदना। भीड़ बहुत है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम से वो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब एक साल के अंदर जॉब लग जाती है, बट स्टिल भीड़ बहुत है। सो बेस्ट ऑफ लक।